हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एनिमल टिश्यूज हम स्टडी कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर, जिसमें हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कनेक्टिव टिश्यूज। आपको पता हो कि कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाले जो टिश्यू हैं वो कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड थिंग, इनको हम कनेक्टिव वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? इनके लिए कनेक्टिव वर्ड का जो नाम यहाँ पे दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनका जो मेन काम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन सेल्स को आपस में लिंक करने का काम होगा। दैट्स व्हाई दे आर सो नेम्ड। और ब्लड और लिम्फ को छोड़ के ये वाले जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो हम सबसे पहले इनके बारे में कुछ जनरल सी बातें करते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी एंड दे आर नेम्ड सो because of their function to linking the different organs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स कितनी होती हैं। तो मेनली हम कनेक्टिव टिश्यूज को कौन कौन से टाइप में डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स। उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। तो आप सब लोग एक बड़ा सा पेज यूज़ करेंगे जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज की टेबल को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो आएंगे इसके अंदर वो क्या होंगे भाई? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड की बजाय हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक आते हैं बेटा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। एक इसमें क्या आएंगे? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। और एक आते हैं स्टूडेंट्स इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन्हीं टिश्यूज के बारे में हमें कनेक्टिव टिश्यू में डिटेल में स्टडी करना है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू और दूसरे आएंगे एडिपोज टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज दोनों किसके पार्ट्स हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के। डेंस को फिर से फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डेंस रेगुलर का मतलब यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और फाइबर्स रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। और एक आते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे डेंस रेगुलर के अंदर एक आएंगे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे आएंगे येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एग्जांपल आता है स्टूडेंट्स टेंडन, जो मसल्स को बोन के साथ में कनेक्ट करेगा। और येलो इलास्टिक में एग्जांपल आता है लिगामेंट का, जो बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पेशलाइज्ड में हम स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल और वेस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल में आपको पता ही है हम बोन्स एंड कार्टिलेज स्टडी करते हैं, और वेस्कुलर में ब्लड एंड लिम्फ। वेस्कुलर में क्या स्टडी करेंगे? ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो आपको कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से बताई मेन कैटेगरी। सबसे ज्यादा जो डिटेल में स्टडी करेंगे हम कौन कौन से होंगे? लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। ये जो तीनों मैंने बताया ना,
पिगमेंटेड, रेटिकुलर और म्यूकोइड, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके थोड़ी थोड़ी बातें स्टडी करेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम फिर से बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल में दो टाइप्स के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज, और वेस्कुलर में आते हैं ब्लड और लिम्फ। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस नहीं है तो इसलिए आप लिख दें ब्लड एंड लिम्फ। लूज कनेक्टिव में एरियोलर, एडिपोज, डेंस में रेगुलर और इरेगुलर, ये उनके अरेंजमेंट के बिहार में है। अब ये तो हमें डिटेल में स्टडी करना ही है, उससे पहले हम जनरल ये देखते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कैसा होगा स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो उसमें क्या क्या सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेनली तीन चीज़ें आती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्टडी करें कनेक्टिव टिश्यू में, तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। एक इनका ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो विस्कस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स, दूसरी होंगी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स, एंड थर्ड वन इज फाइबर्स। तो तीन चीज़ें मिलके कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर को बनाएंगी। इनमें से फर्स्ट जो होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स को हम ग्राउंड सब्सटेंस नाम दे रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होगा दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स, इसकी सेल्स कौन कौन सी होंगी, एंड थर्ड क्या आएंगे, फाइबर्स। क्या होंगे बेटा, फाइबर्स। तो हमें ये तीन चीज़ें स्टडी करनी है। ओके, अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में देखते हैं कि तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसमें तो हमें हल्का फुल्का ही देखना है कि मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे यूजुअली जो क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, वो से ग्राउंड सब्सटेंस बनता है। और मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो इसकी मैट्रिक्स में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज हाइलुरोनिक एसिड। इससे एक विस्कस सब्सटेंस बनेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज ए क्लियर विस्कस सब्सटेंस। और हम क्या कहते हैं, देखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप बायोमोलिक्यूल स्टडी करेंगे तब हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग टाइप स्टडी करेंगे, उसी में आएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो किस किस का बना होता है, ये जो विस्कस सब्सटेंस होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस होगा। और मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसमें यूजुअली कौन यूज होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड इज द कॉमन विस्कस सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स। पहला तो मैट्रिक्स में बहुत डिटेल हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन हम डिटेल स्टडी करेंगे दूसरी किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स के बारे में, जो बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले जो सेल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो होंगी बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होंगी, यहाँ पे मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी। और अगर काम देखा जाए तो फाइब्रोब्लास्ट सेल का मेन काम क्या होता है, फाइबर्स को सिंथेसाइज करना। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट अबंडेंट इन नंबर। Their main function is to synthesize। किसका सिंथेसाइज करना, इसका मेन काम होता है फाइबर्स को सिंथेसाइज करना, और फाइबर के साथ साथ में ये मैट्रिक्स को भी सिंथेसाइज करती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। फाइबर और मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करेगी। अगर ये सेल undifferentiated हो, then they also act as osteoblast and chondrocytes
ये ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की तरह भी काम करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट बेटा वो सेल्स होती हैं जो बोन्स को फॉर्म करती हैं, एंड कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज को बनाती हैं। तो ये बोन्स और कार्टिलेज को बनाने का भी काम करती हैं। ये कौन सी सेल्स का काम होता है यहाँ पे? फाइब्रोब्लास्ट सेल का। फाइब्रोब्लास्ट सेल के बाद अगर हम दूसरी सेल्स यहाँ पे स्टडी करें तो यहाँ पे जो सेकेंड टाइप की सेल होंगी वो कौन सी होंगी? एडिपोज सेल। कौन सी सेल्स होंगी बेटा? एडिपोज सेल। और एडिपोज सेल का काम क्या होता है? यहाँ पे फैट को स्टोर करने का काम होगा। तो एडिपोज सेल क्या करेंगी? दे मेनली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट, या फिर कोई भी वो फूड सब्सटेंस जो बहुत देर तक मेटाबोलाइज ना हो या फिर बहुत देर तक उसका यूजेस ना हो तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में। जैसे कि अबंडेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो उसको भी हम इसके अंदर कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एडिपोज सेल होती हैं ये कैसी सेल्स होती है? ये ओवल शेप की सेल होंगी, ओवल शेप सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आप ये दो टाइप की होती है एडिपोज सेल, एक होती है मोनोलोकुलर और एक होती है मल्टीलोकुलर। एक होंगी बेटा मोनोलोकुलर और एक कैसी होती है? मल्टीलोकुलर। मोनोलोकुलर के अंदर हम क्या करते हैं? जब एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट हो तो उसको हम नाम देंगे मोनोलोकुलर। और जब इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टीलोकुलर सेल्स। यहाँ पे ये वाली जो सेल्स होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा और इसलिए ये कम एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आएगी। और ये वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन सी फैट बनाती हैं? ये वाइट फैट की फॉर्मेशन में काम करती है। और ये वाली सेल्स हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा और ये माना जाता है कि ये इन वाली सेल से 20 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और ये कौन सी फैट बनाने में काम आती है बेटा? ये ब्राउन फैट को सिंथेसाइज करने में काम आती है। तो ये बात हमारे कौन से सेल्स के बारे में थी? एडिपोज सेल्स के बारे में थी। नेक्स्ट जो सेल हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो कौन सी सेल होगी? थर्ड सेल इज मास्ट सेल। थर्ड सेल कैसी होती है बेटा? मास्ट सेल होगी। और आपको पता है जो मास्ट सेल है वो किसके सिमिलर होती है? ब्लड के अंदर जो बेसोफिल सेल्स मिलती है ना उसके सिमिलर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल बेटा? मास्ट सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो मास्ट सेल कैसी सेल होती हैं? दे आर अमीबॉइड शेप सेल। ये कैसी शेप की सेल होती है? अमीबॉइड शेप की सेल होगी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इन मास्ट सेल का काम क्या होता है? ये 3 मेन सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। क्या क्या सिक्रीट करती हैं? एक तो हिस्टामिन सिक्रीट करेंगी, दूसरा सीरोटोनिन सिक्रीट करेंगी एंड थर्ड हिबेरिन की सिक्रीशन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हिस्टामिन है ये क्या होता है? ये एक अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव्स होगा, मतलब अमाइनो एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव होगा। और इस हिस्टामिन का जो मेन फंक्शन होता है वो किसका काम आता है बेटा? वो वैसोडाइलेटर का काम करेगा। किसका काम करता है? दैट एक्ट एज वैसोडाइलेटर। और आपको पता है जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उस टाइम पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सीरोटोनिन है अगर हम इसका केमिकल नेचर देखें सीरोटोनिन का तो केमिकल नेचर कैसा होता है इसका? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन। कैसा होगा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन। ये केमिकल नेचर किसका है? सीरोटोनिन का। और सीरोटोनिन किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज वेसोकंस्ट्रिक्टर। इट एक्ट एज वैसोकंस्ट्रिक्टर। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर। मतलब क्या? डायलेटर मतलब डायलेट कर देना, वैसो मतलब ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, फैला दे। और डायलेट हो जाएंगी तो वैसी बात है बीपी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी इंक्रीज करेगा, किसी भी पोर्शन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। सपोज करो हमें कहीं पे इंजरी हो गई, हमें कहीं पे कट लग गया तो उस टाइम पे सीरोटोनिन रिलीज होगा और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा ताकि उस वाले पोर्शन के अंदर ब्लड फ्लो है वो
कम हो जाए। और जो बेटा हिपेरिन होता है ना, हिपेरिन ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होगा, दैट एक्ट एज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। और इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड को कोएगुलेट होने से प्रोटेक्ट करके रखता है। इट डू नॉट अलाउ टू क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा किसके अंदर, इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और बॉडी के अंदर नेचुरली जो एंटीकोएगुलेंट होगा वो कौन होता है, हिपेरिन। और ये हिपेरिन किसका बना हुआ होता है, ये हिपेरिन एक टाइप से म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। बेटा क्या होता है हिपेरिन, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। हाइलुरोनिक एसिड भी मैंने पीछे जिक्र किया था आपको, मैट्रिक्स में जो होगा दैट इज ऑल्सो ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड दिस हिपेरिन इज ऑल्सो ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें किसके बारे में थी, हमारी मास्ट सेल के बारे में जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद में जो और सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो जैसे कि मान लो फोर्थ कैटेगरी हम सेल्स की पढ़े तो होगी बेटा, एक होगी मैक्रोफेजेस सेल। कौन सी सेल्स, मैक्रोफेज सेल। और मैक्रोफेज सेल इज ऑल्सो ए अमीबोइड शेप की सेल होगी, अमीबोइड सेल्स दैट हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो किस शेप का प्रेजेंट होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इन मैक्रोफेज का जो काम क्या होता है, डेड डिके डेब्रिस या सेल पार्ट को ये क्या कर देता है, इंगल्फ कर देगा, रिमूव कर देगा। एंड दैट्स व्हाई मैक्रोफेजेस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सिक्वेंसर ऑफ बॉडी। क्या नाम दिया जाता है, सिक्वेंसर्स ऑफ बॉडी। सिक्वेंसर्स का मतलब क्या होता है, सफाई कर्मचारी। हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी डेड डेब्रिस है, उसको खत्म करने का काम मैक्रोफेज का होगा। अब मैक्रोफेज अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मिलती है। मैक्रोफेज हमारे लंग्स में भी मिलती है, मैक्रोफेज हमारे लीवर में भी मिलती है, मैक्रोफेज हमारे ब्लड के अंदर भी मिलती है। अगर ये लंग्स में मिलती है तो इनको नाम दिया जाता है डस्ट सेल, और अगर ये लीवर में मिलती है तो इनको क्या नाम दिया जाता है, क्यूफर्स सेल। ठीक है, अगर ये ब्लड में मिलती है तो इनको नाम दिया जाता है मोनोसाइट्स। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन के अंदर, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में भी मिलती है, जहाँ पे इनको माइक्रोगेलिया कहा जाएगा। अगर ये ब्रेन में मिलती है तो वहाँ पे इनको माइक्रोगेलिया कहा जाता है। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स में मैक्रोफेजेस को अलग अलग नाम दिया है। आपने बहुत ही कॉमन मोनोसाइट्स के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि हम ब्लड के अंदर जब सेल्स पढ़े तो इसके बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। तो ये बेटा है मैक्रोफेजेस है। इसके अलावा अगर कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल्स होंगी तो वो होगी मोनोसाइट्स। कौन सी, सॉरी, मैक्रोफेज की बात हम नेक्स्ट करेंगे, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और एक होती है मेसेनकाइमा सेल्स। एक होती है बेटा प्लाज्मा सेल। इन प्लाज्मा सेल का जो मेन काम होगा वो होता है एंटीबॉडी सिक्रिएट करना। क्या सिक्रिएट करना, एंटीबॉडी सिक्रिएट करना। और इनको कार्ट व्हील सेल्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कार्ट व्हील सेल्स भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होगा उसकी अपीयरेंस किस तरीके से दिखती है, एक स्पोक लाइक, एक रेडियल सेल्स, एक स्पोक लाइक अरेंजमेंट के कारण तो वो ऐसा दिखता है जैसे कि व्हील्स के ऊपर ये ऐसे रेडियल स्पोक्स लगाए जाते हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट बन जाती है वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की। ऐसी अरेंजमेंट के कारण इसे कार्ट व्हील सेल कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहाँ पे, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक पिक्यूलियर टाइप की अरेंजमेंट के कारण जो किसकी जैसी दिखती है, जो एक स्पोक की जैसी अरेंजमेंट दिखेगी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कार्ट व्हील सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा प्लाज्मा सेल्स हो गए। लास्ट सेल जो बेटा इसके अंदर मिलती है उनको हम नाम देते हैं मेसेनकाइमल सेल। बेटा मेसेनकाइमल सेल्स का मेन फंक्शन होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सी होती हैं, जिनका फंक्शन अभी डिसाइड नहीं किया गया है। इट कैन फॉर्म एनी अदर सेल ऑफ द टिश्यू। जो हमने ऊपर डिस्कस किए ना, उनमें से किसी भी सेल्स को ये वाली सेल्स बना सकती है। कौन सी, मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के स्ट्रक्चर के दूसरे कंपोनेंट हमने स्टडी कर लिया, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स।
अब तीसरा जो पार्ट होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा इसके अंदर कनेक्टिव फाइबर्स। हम तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप के फाइबर्स मिलते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज कोलाजिनस फाइबर, फर्स्ट कौन से मिलेंगे, कोलाजिनस फाइबर, दूसरे मिलेंगे बेटा इलास्टिक फाइबर, और तीसरे मिलेंगे रेटिकुलर फाइबर। ये 3 टाइप के यहाँ पे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। इनमें से जो कोलाजिनस फाइबर हैं ये कौन से प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ये एक वाइट फाइब्रस कोलाजन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, वाइट फाइब्रस कोलाजन प्रोटीन के होंगे। ये अनब्रांच्ड होंगे, कैसे होंगे बेटा, अनब्रांच्ड होंगे एंड फाउंड इन बंडल्स, और ग्रुप के अंदर मिलेंगे एंड फाउंड इन बंडल्स। ये कैसे होते हैं, ये इनइलास्टिक होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरे जो इलास्टिक फाइबर हैं ये किस कलर के होते हैं, ये येलो कलर के होंगे, येलो कलर, कौन सा प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, कौन से प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से, और ये ब्रांच्ड होते हैं हमेशा, दे आर ब्रांच्ड और सिंगल प्रेजेंट होंगे, और इनमें काफ़ी अच्छी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छी इलास्टिक होते हैं इसलिए इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो रेटिकुलर फाइबर हैं ये किसके बने होते हैं भाई, ये रेटिकुलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, और दे आर ऑल्सो इन इलास्टिक, इनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एंड दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, और ये भी कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये हमने तीनों कंपोनेंट पढ़े हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल्स। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जाएंगे किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।